अगर आप पाकिस्तान में किसी से पूछें कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहला जवाब या सबसे ज़्यादा लोगों की तरफ से जो आपको जवाब मिलेगा वो यही मिलेगा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। कोई फ़ाइल ले लें, प्लॉट ले लें, बैरियर टाउन की फ़ाइल ले लें, डीएचए में प्लॉट ले लें। क्योंकि अक्सर लोगों की सोच यही है कि इनकी वजह इनमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी चंद सालों में ही डबल या ट्रिपल हो जाती है, समटाइम्स इससे ज़्यादा भी हो जाती है। हाँ, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि इन स्कीमों ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया है और आम लोगों को मज़ीद गरीब कैसे किया है और चंद एक लोगों को अमीर से बहुत ज़्यादा अमीर कैसे किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी नहीं है और इसमें जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो बहुत सिंपल है। अगर आप कोई टेक्निकल डिटेल जानना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या अगर ये वीडियो कोई मैंने कहीं पोस्ट किया इसके नीचे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं या कोई और रिलेटेड पर्सन भी आपको इसका आंसर कर देगा। तो मैं क्योंकि मुल्तान से हूँ तो मैं एग्जांपल मुल्तान डीएचए की लूँगा। ये मुल्तान में बोसन रोड पे यूनिवर्सिटी से कुछ किलोमीटर आगे एक हाउसिंग स्कीम बनी है रिसेंटली 2017 में लॉन्च हुई थी, और अभी तक इसमें लोगों ने रहना स्टार्ट नहीं किया, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है और पूरे डीएचए का अभी तक लोगों को कब्जा भी नहीं मिला। छोटा सा इसके बारे में आपको बता दूं, जो आपके बारे में हैरानकुन भी हो, आपके लिए हैरानकुन भी होगा। इसका एरिया 9000 एकड़ है और तकरीबन 72,000 कनाल है, बल्कि एग्जैक्टली 72,000 कनाल है। अब अगर इसकी हम एवरेज प्राइस 40 to 50 लाख पर कनाल लगाएं, क्योंकि 10 मरले के जो प्लॉट हैं वो अगर कनाल का प्लॉट 40 लाख है तो 10 मरले का ज़रूरी नहीं कि वो 20 लाख का, और 5 मरले का ज़रूरी नहीं है कि वो 10 लाख का, और जो 2 कनाल के प्लॉट हैं वो महंगे भी हैं। फिर कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, और जाहिर है अगर 9,000 एकड़ है तो बीच में से 3,000 कनाल तो कम से कम रोड्स का और पार्क्स की जगह भी होगी। तो हम उनको छोड़ के अगर एवरेज जो इसकी रफली हम कॉस्ट लगाएं, इससे ज़्यादा ही कॉस्ट होगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे, तो वो है इसकी 300 बिलियन, जी हाँ, 300 अरब रुपए मुल्तान और उसके इर्द गिर्द के लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी की फाइल्स और प्लॉट्स और जो चीज़ें ली हैं, जो मोस्टली अब तक क्लियर हो चुकी हैं, क्योंकि अब बहुत चंद ही लोग हैं जिनकी किस्तें रहती होंगी, इन्होंने पैसे दे दिए हैं और ये पैसे डीएचए वालों के पास हैं, और अभी तक मोस्टली लोगों को कब्जा नहीं मिला, बहुत कम लोगों को कब्जा मिला है। मगर ये तो हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, डीएचए के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे। तो डीएचए एक एग्जांपल है। हम आगे चल के बात करते हैं इसके बारे में। अच्छा, इन स्कीमों की वजह से अब इकॉनमी कैसे तबाह हुई है, ये असल क्वेश्चन आज का ये है कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त स्कीम है जी, आपको किस्तों पे प्लॉट मिल गया, या आप अगर एकदम से पैसे नहीं देना चाहते थे, थोड़े से पैसे दिए आपने स्लोली और आपने प्लॉट ले लिया, आपने 50 लाख का प्लॉट लिया था, 70-80 लाख का प्लॉट हो गया। कुछ प्लॉट्स ऐसे हुए भी हैं, मगर इनकी वजह से इकॉनमी कैसे ख़राब हुई है, क्वेश्चन असल ये है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूके की। एक आम जो बेसिकली आम इंसान है उनमें से एक हम टीचर की एग्जांपल लेते हैं। ये यूके के गवर्नमेंट की साइट के ऊपर जो टीचर्स की सैलरीज दी हुई हैं लंदन में, लंदन से बाहर हेड टीचर्स और जो अनक्वालिफाइड टीचर्स हैं या जो बेसिक लेवल के टीचर्स हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। हम इनमें से एग्जांपल लेंगे इनकी आउटर लंदन की। लंदन, मैं लंदन में भी रहा हूँ अबाउट 8 या 10 साल, और लंदन से बाहर भी 5-6 साल रहा हूँ। तो ये हम इनके सैलरीज आप देख लें। अब आगे हमने जो लेना है वो आउटर लंदन और उसके जो मेन पे रेंज है, जो यानी जो स्टार्टिंग पे रेंज है। अनक्वालिफाइड टीचर्स नहीं मैं ले रहा, उसकी भी थोड़ी सी इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। यानी अगर आप 1 साल या 2 साल जॉब करते हैं तो 30+ में चले जाते हैं। हम लेते हैं जो टीचर हैं उनकी एवरेज सैलरी 29 to 41,000 पाउंड्स है पर ईयर। हम ले लेते हैं 35,000। एक टीचर 1 साल में कमाता है। स्कूल टीचर है ये कोई प्रिंसिपल या कोई प्रोफेसर वगैरह नहीं है, उनकी सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। ये एक आम स्कूल, प्राइमरी या मिडिल का स्कूल टीचर इतनी सैलरी लेता है, एवरेज 35,000 पर ईयर। अच्छा, इसको एडिशनल जो चीज़ें जो बेनिफिट्स मिलते हैं हम उनको इंक्लूड नहीं करते, हम 35,000 ही सोच लेते हैं। अब हम आते हैं कि यूके में जो घर हैं, ये आम टीचर कैसे घर लेते हैं यूके में और किस तरह के घर लेते हैं। तो अब एक 22-23 साल का लड़का है या लड़की है, उसकी सैलरी
35,000 हो, उसने 2 साल काम किया, 35,000 उसकी सैलरी हो गई है, तो वो घर देखने जाता है। मैं लीड्स में रहा हूँ, तो हम लीड्स में घर देखते हैं कुछ। आपको मैं थोड़े से, ये बहुत सस्ते घर मैंने दिखाए हैं, इससे महंगे घर भी हैं, इससे भी सस्ते घर हैं, मगर ये थोड़े से रिजनेबल घर हैं। ये 3 बेडरूम के घर हैं सब, और फ्लैट्स नहीं हैं, ये घर हैं। अच्छा, हर घर में आपको कम से कम एक अच्छा बाथरूम और किचन और लिविंग रूम, उसके अलावा 3 रूम्स मिलेंगे। ये कुछ पिक्चर्स देख लें आप इनकी। ये इसी तरीके से कारपेट वगैरह और किचन सेट होगा इनके अंदर, और अ, अच्छी प्रेजेंटेशन है घरों की। ऐसा ही घर होगा, कोई बहुत बुरा घर नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े रूम्स भी नहीं होंगे, बहुत छोटे भी नहीं होंगे। घर ऐसा होगा कि आप उसमें रहेंगे तो बाहर अगर स्नो भी हो रही है तो आपको किसी किस्म का पता नहीं चलेगा, आप निकर पहन के सोए रहें। ये दूसरा घर देख लें, ये इसकी पार्किंग भी है, और ये भी 1,15,000 का घर है। ये कोई बहुत महंगा घर नहीं है। और ये पीछे अगर आप सर्च कर लेंगे लीड्स में घर, तो आपको, और ये सेमी डिटैच घर है, आपको और भी वीडियोस भी मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एक प्राइमरी टीचर कैसे घर खरीदता है, और वो किस टाइप का घर खरीदता है। अच्छा, ये 1,20,000 का घर है, ये 90,000 पाउंड का घर है। ये इसकी जो टोटल प्राइस है वो 90,000 पाउंड है। छोटा सा छोटा है, मगर ये सारे घर सिटी के अंदर हैं, कोई गाँव में घर नहीं है ये। लीड्स सिटी के अंदर घर है ये। और ये देख लें आप किचन, ये ऐसे ही सेट होंगे अपना, वो बेड वगैरह ले जाएंगे आपके साथ, अगर उनके साथ डील हो तो वो छोड़ भी सकते हैं बेड वगैरह। और ये भी घर देख लें आप, ये 90,000 पाउंड का घर है सिर्फ। 3 बेडरूम है इसमें, और लिविंग और किचन भी है। अच्छा, अब हम आते हैं, ये देख लें आप प्राइसेस इनकी, तो इसके हिसाब से ही हमारी आगे कैलकुलेशंस होंगी। अच्छा, ये थोड़े से नीचे महंगे घर आ गए मैं देख रहा था। अच्छा, अब हम वापस अपनी स्लाइड पे आते हैं, तो हम लेते हैं 35,000 टीचर की सैलरी है, और घर की कीमत हमने 1,15,000 नहीं, 1,25,000 एस्टिमेट कर ली है। 1,25,000 में बेसिक जो स्टार्टिंग घर है वो आपको अच्छा मिल जाएगा लीड्स के अंदर। इससे सस्ते एरियाज़ भी हैं, थोड़े से महंगे एरियाज़ भी हैं, मगर लंदन से अगर आप बाहर आएंगे तो आपको इस प्राइस में घर स्टार्ट हो जाएगा आपका। बहुत क्लोज ना हो लंदन से, थोड़ा सा दूर हो। अच्छा, अब आपने जो घर लेना है, वो घर मिलेगा आपको 5% डिपॉजिट पे भी मिल जाता है घर, और 10% पे भी मिल जाता है। ज़्यादा परसेंट अगर आप डिपॉजिट दें उस पर भी मिल जाता है, उससे थोड़ा सा आपको बेनिफिट हो जाता है, मगर हम एवरेज 10% लेते हैं कि 10% पे अच्छा, ये सोच लें कि पाकिस्तान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब, उन्होंने भी घर यहाँ पे किस्तों पे ही लिया हुआ है, उन्होंने नकद कैश दे के घर नहीं लिया। मोर देन 90% लोग यहाँ पे किस्तों पे घर लेते हैं। वो आपको समझ आ जाएगा जब आप स्लाइड पूरी देखेंगे कि ये क्यों लेते हैं, और लेना किस्तों पे चाहिए या नकद चाहिए, कि वो आप खुद फैसला कर लेंगे। और फिर कंपैरिजन भी हो जाएगा कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो हमारी हाउसिंग स्कीम है वो हमारा सत्यानाश कैसे कर रही हैं। आपने 35,000 एनुअल सैलरी वाले बंदे ने 12,500 पाउंड इकट्ठे किए। 1,000 पाउंड एक्स्ट्रा चाहिए होता है, 800 या 1,000 पाउंड। वो बाद में जो टेक्निकल डिटेल्स हो जाएंगी फिर उसमें हम नहीं जाते। आपने 5% नहीं 10% पे डिपॉजिट दिया, घर देखा, घर ले लिया। अब जब आप उसकी बैंक से इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बनवाएंगे, तो आपको वो पैकेज देते हैं कि जो यानी आपने इंस्टॉलमेंट्स कितने साल की बनानी है वो नहीं, मगर जो इंटरेस्ट की जो पैकेज लेंगे आप, वो आप 2 साल का भी ले सकते हैं, 5 साल का भी ले सकते हैं। वो आगे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करें आपने 5 साल का लिया है। अब आप घर 35 साल की किस्तों पे भी खरीद सकते हैं, और 25 साल की किस्तों पे भी खरीद सकते हैं, कम की किस्तों पे भी खरीद सकते हैं, मगर नॉर्मली 35 साल से ज़्यादा नहीं होता। अगर आपने 35 साल का भी लेना है, तो जब आपकी घर की किस्तें ख़त्म हों उस वक्त तक आप रिटायर ना हो। जैसे यूके में आजकल एज 67 ईयर्स है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 42 के हैं, तो आपको 25 साल का घर मिलेगा किस्तों पे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि 25 से ज़्यादा अगर जाएंगे तो आप रिटायर हो चुके होंगे, तो आपके लिए किस्त पे करना आसान नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का लड़का या लड़की टीचर है, उसने घर अकेले ने ख़रीदना है, तो वो 35 साल पे भी ख़रीद सकता है, किस्त कम होगी। बाद में भी आप पे कर सकते हैं, ये लेटर ऑन आप चेंजेस लेके आ सकते हैं इसमें। अगर 25 साल के लिए आप ख़रीदेंगे तो 491 होगी इंस्टॉलमेंट पर मंथ आपकी। अच्छा, अब ये 5 साल वाला जो पैकेज मैंने जिसका जिक्र किया था, उससे क्या होगा 5 साल के बाद। अगर आपने वो 5 साल का लिया था, दो या दो का भी ले सकते हैं, तो मैंने 5 के हिसाब से कैलकुलेशन किया। 5 साल के बाद जो आपके घर की कीमत है, वो अगर हम 3% इंक्रीमेंट भी करें एनुअल,
ज़्यादा भी हो जाता है कुछ एरियाज़ में। अच्छा, कुछ एरियाज़ में कम भी हो जाता है, मगर वो बहुत कम ऐसी एरियाज़ हैं। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपका 3 to 4% इंक्रीमेंट ही होगा, 5%। नॉर्मली मैंने 3% मिनिमम किया है। तो आपका घर हो जाएगा 1,45,000 पाउंड का। अब ये जो 20,000 पाउंड बड़े हैं, ये आपके अपने हैं, ये बैंक वालों के नहीं हैं। तो अभी आपने जो बैंक के पैसे अगर आप कैलकुलेट कर लें, तो रफली आपने जो बैंक का पहले 1,12,500 पाउंड लोन लिया था बैंक से, वो आप 5 साल में तकरीबन 15,000 पाउंड पे कर चुके होंगे। हम 12,500 लगाते हैं, तो 1 लाख पाउंड रहता है बैंक का। अब आपका जो घर में, क्योंकि घर 1,45,000 का है, तो आपके पैसे घर में कितने हो गए हैं? 45,000 पाउंड। यानी अगर इस टाइम पे आप घर बेचें, तो जो आपको 45,000 पाउंड मिलेगा, बैंक अपना 1 लाख पाउंड रख लेगा। अच्छा, अब आपने जो 5 साल का पैकेज आपका ख़त्म हुआ था इंटरेस्ट का, अब जब बैंक को कहेंगे कि मेरे घर को वो रिकैलकुलेट करें, तो आपका डिपॉजिट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, रफली 31% हो चुका होगा। तो आपको जो 30 ईयर्स के हिसाब से जो इंस्टॉलमेंट मिलेगी, वो 345 की इंस्टॉलमेंट मिलेगी आपको, अराउंड 1.5% इंटरेस्ट पे मिलेगी। अब डील वो पहले जो थी 2.25% पे, वो नहीं, 1.5% पे, 1.6% पे रफली मिल जाएगी। मेरे पास 1.5% से कम पे है। अगर आप 20 ईयर्स की लेंगे, तो फिर आपको 483 हो जाएगा। अच्छा, अब ना इसके एडवांटेजेस क्या हैं? आप प्रॉपर्टी लेडर, कहा जाता है, एक टर्म यूज़ होती है प्रॉपर्टी लेडर, यानी आप एक घर लेते हैं, कुछ साल के बाद आप उससे अच्छा घर ले लेते हैं, कुछ साल के बाद उससे अच्छा घर ले लेते हैं। तो ये आप प्रॉपर्टी लेडर के ऊपर चढ़ जाते हैं इजीली। यानी आपने 6 माह की सेविंग की, अगर मियाँ बीवी दोनों जॉब करते हैं, तो आप जल्दी भी सेविंग कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी लेडर पे इन हो गए इजीली। गवर्नमेंट पहले घर के लिए बंदों को बहुत इनकरेज करती है, बहुत ज़्यादा स्कीमें हैं। 5% पे भी मिल जाता है घर, पहले 0% पे भी मिलता था। और ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा घर लें कि जिसकी आप किस्तें पे करें, आप सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते रहें, उस पर भी आप घर ले सकते हैं, वो बहुत चीप होता है। अच्छा, आपको जो मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो लंदन से बाहर घरों की रेंट से कम होती है। मैंने आज तक कोई ऐसा घर लंदन से बाहर नहीं देखा जिसकी मंथली इंस्टॉलमेंट उसके रेंट से ज़्यादा हो। यानी लंदन के बिल्कुल क्लोज जो एरियाज हैं, वहाँ शायद ज़्यादा हो, जहाँ से आप 20-25 मिनट की ट्रेन लेके काम के लिए लंदन सिटी में जा सकें, वहाँ शायद ज़्यादा हो। अच्छा, आप चंद सालों के बाद इस घर को बेच के, यानी इसमें से जो आपका शेयर है उसको बेच के, आप बहुत बड़ा घर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने वो लास्ट वाला जो हमारा हाउस था, हमने 1,25,000 का ख़रीदा था, 12,500 डिपॉजिट दे के, 5 साल हमने किस्तें पे की, 1,45,000 का हो गया, हमने उसको बेचा। अब हमने 3 लाख वाला घर ले लिया। 3 लाख वाले घर का 10% डिपॉजिट दिया, 15,000 पाउंड हमारी जेब में आया, उससे हम घर को रेनोवेट अच्छा सा करेंगे, या हम कोई गाड़ी ले लेंगे, और 10% डिपॉजिट देके हम 3 लाख वाला घर ले लेंगे। हो सकता है हम कुछ सेविंग करके 500,000 पाउंड वाला घर ले लें, लेकिन हमारी इनकम और कुछ और सर्कमस्टांसेस भी हैं, वो बहुत टेक्निकल हो जाएंगे। अच्छा, घर आपका अपना होगा, घर की कीमत बढ़ेगी तो आपकी बढ़ेगी कीमत, घर की कीमत कम होगी तो आपकी कीमत कम होगी। अच्छा, घर की जो प्राइस इंक्रीज होगी, उससे आपको प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, ये जो हम घर खरीदेंगे, ये आपकी एनुअल इनकम के साथ इसकी रेशो कैलकुलेट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम 35,000 है और आप 5 मिलियन वाला घर खरीद लें, ऐसा नहीं होगा। वो रफली 5 to 6 टाइम्स होता है, कि अगर आप 30,000 पाउंड कमाते हैं, तो आप 1.5 लाख से 1,80,000 पाउंड तक का घर खरीद सकते हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं छोटी सी, कि आपके बच्चे कितने, वो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। अच्छा, अब ना इसमें इसमें इन्होंने प्रॉपर्टी को कैसे कंट्रोल किया है? प्रॉपर्टी में जो आम आदमी की एक्सेस है, वो कैसे बनी है, और जो इन्वेस्टर है उसको थोड़ा सा कैसे दूर रखा है, वो आता है जब आप सेकंड हाउस बाय करते हैं। अब अगर आपने एक घर खरीदा हुआ था, अगर आप दूसरा घर खरीदना चाहें, तो उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी और आपको डिस्करेज किया जाएगा। वो कैसे डिस्करेज किया जाएगा? घर आपकी इनकम के लिहाज से आप बाय कर सकते हैं। यानी अगर आपने 30,000 पाउंड आपकी इनकम है, आपने 1.5 लाख वाला एक घर खरीदा हुआ है, आप दोबारा घर खरीदना चाहेंगे, सिर्फ आपने 2 या 3 साल इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, तो आप आसानी से घर नहीं खरीद सकते, फिर वो प्रॉब्लम होगी आपको। अच्छा, आपको जब दूसरा घर खरीदेंगे, पहले घर पे तकरीबन 3 लाख पाउंड तक कोई आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। आज आजकल वो कोई स्कीम आई हुई है गवर्नमेंट की, तो 5 लाख पाउंड तक कोई टैक्स नहीं है। जब आप दूसरा घर खरीदेंगे,
तो ज़ीरो से ही आपका एक घर है और एक एडिशनल लेते हैं। अगर पहला बेच के ख़रीदते हैं वो और केस है। अगर आपका एक घर है, आप एक किराए पे देने के लिए इसको यानी बाई टू लेट के लिए ख़रीदते हैं, तो फिर आपको एडिशनल टैक्स वो 3% से स्टार्ट होता है एक अमाउंट तक, 1,25,000 पाउंड तक। फिर उसके आगे की कुछ अमाउंट पे वो 5% हो जाता है, और उसके आगे की अमाउंट पे 8% और फिर 15% भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अब इसके बाद एक और घर खरीदता हूँ 1 लाख पाउंड का, उसके ऊपर मुझे 3,000 पाउंड वो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ेगी, वो टैक्स एडिशनल है। और इसका मुझे डिपॉजिट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। नॉर्मली आपको 25% डिपॉजिट देना पड़ता है सेकंड होम का। अच्छा, और इंटरेस्ट रेट भी थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप रेंट पे दे रहे हैं वो घर। और अगर आप जो एडिशनल होम है उनको सेल करके उससे प्रॉफिट कमाते हैं, तो उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भी बहुत ज़्यादा है। उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्स। 28% तक भी टैक्स है कुछ केसेस के अंदर। अच्छा, यानी आपको बेसिकली वो अ, चाहते हैं कि जो नीड है जिन लोगों की, वही लोग घर खरीदें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पहला घर खरीदें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर के मालिक बने, ना कि ज़्यादा लोग इस बिज़नेस के अंदर आएँ। इस वजह से जब लोग सेकंड हाउस खरीदते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1 लाख पाउंड, 1.25 लाख का, 1,25,000 पाउंड का घर खरीदा था, अब अगर वो घर अपना 3 लाख पाउंड का दूसरा घर खरीदना चाहता है, तो उसे जो स्टैम्प ड्यूटी होगी वो 3 लाख पाउंड पे अराउंड 14,000 पाउंड देनी पड़ेगी। वो सोचेगा कि इतने में तो एक 1.5 लाख पाउंड वाला घर मैं डिपॉजिट दे के ले सकता हूँ, तो पहला घर बेच के ही लेना पसंद करेगा। अच्छा, अब वापस आ जाए मुल्तान डीएचए में। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स हैं जी? आप सोचें कि जो 300 अरब रुपए हमने मुल्तान डीएचए वालों को दिए हैं, अभी तक घर भी नहीं बने वहाँ पे, उन्होंने अपनी जेब में डाल ली हैं, वो हमारे पैसों से ही सड़कें बना रहे हैं। ठीक है, तो वो अगर मुल्तान के लोगों के पैसे मुल्तान के अंदर ही कारोबार में इन्वेस्ट हो जाते हैं, 300 अरब रुपए से मुल्तान में कितने कारोबार होने थे, कितनी नौकरियां बननी थी, और कितना खुशहाल होना था मुल्तान। अच्छा, और जो वो बन रहा है डीएचए, वो किसी इन्वेस्टर ने 500 अरब रुपए खर्च किए होते हैं, और वो वहाँ पे घर बना देता। वो खाली जंगल के अंदर बिल्डोजर ना चला रहा होता, वो मशीनें लगी हुई हैं, देख के हाँ जी ये है, और उसकी बजाय आपको पूरा डीएचए रेडी 500 अरब रुपए कम में प्रॉफिट कर लेता वो। 300 अरब रुपए की ज़मीन है, और ऊपर उसमें से भी उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। आप 100 अरब रुपए की या 150 अरब रुपए की ज़मीन लें, 150 अरब रुपए ऊपर लगाएं तो भी घर बन जाएंगे। हमने 500 अरब लगाया, अगर वो इन्वेस्ट कर देता और वो हमें किस्तों पे घर मिलते 10% डिपॉजिट दे के, और हमने जो घर इनको ज़मीनों के पैसे दिए हैं, वो पैसे हम कारोबार में लगा के और 25 साल में किस्तें उतारते, तो कितना ज़बरदस्त काम होता। यानी कागज़ पे प्लाट की बजाय 10 लाख रुपए दे के आपको 1 करोड़ रुपए वाला घर मिलता, और उसकी किस्तें आम बंदे की पहुंच में होती। आप कैलकुलेट कर लें कि जो 90 लाख रुपए बाकी है, उसकी अगर 2 या 3% इंटरेस्ट के ऊपर आप 35 साल की किस्तें कैलकुलेट करें, हर बंदा मुल्तान का घर खरीद सकता है। अच्छा, अब हमारी हाउसिंग स्कीमों में मसाइल क्या होंगे? जो करंटली सिस्टम चल रहा है, ये तो था ना आइडियल, वो क्या है? जो ज़मीन की कीमत है, इन हाउसिंग स्कीमों की वजह से बेसिकली आप 20 साल अगर पहले जाएं, तो ज़मीन सस्ती होती थी, कंस्ट्रक्शन महंगी होती थी। ये हमारे जो डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, असद उमर, और भी जो पिछली गवर्नमेंट के भी थे, उनकी स्पीचेज़ हैं सबकी, कि जब उन्होंने घर बनाए थे, तो जो कॉस्ट थी 20% ज़मीन की थी, 80% कंस्ट्रक्शन की थी। अब रिवर्स हो गया, आजकल ज़मीन की प्राइस ज़्यादा है, ऊपर कंस्ट्रक्शन की प्राइस कम है। अच्छा, आपकी बेसिकली करंट मॉडल के अंदर जो आपकी जमा पूंजी है, वो हाउसिंग स्कीम वालों की जेब में चली गई है। आपने पैसे उनको दे दिए हैं, अब आप वेट कर रहे हैं हाँ जी मिलेगा। यानी बेतहाशा पूरा मुल्तान और इसके इर्द गिर्द, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद, इधर के सारे लोगों के पास, इनके पास भी पैसे थे, उन्होंने फाइलें और प्लॉट नंबर लेके और चंद एक लोगों को अमीर कर दिया। ये लाहौर के अंदर डी उन्होंने अपनी वहाँ तो बेशुमार स्कीमें हैं, और जिनके पास पैसे हैं वो जितनी चाहें प्रॉपर्टी खरीदें। जैसे हमने देखा था कि अगर आप सेकंड होम खरीदने लगते हैं, तो आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो यहाँ पे नहीं है। आप 4 फाइलें लें, 5 फाइलें लें, 6 फाइलें लें, बल्कि इनकी तो जब फाइलें आप सेल करते हैं तो 1.5-2 लाख रुपए ये फीस भी लेते हैं, वो इनकी पॉकेट में जाती है। अच्छा, और जो पहले हमने जो यूके का मॉडल देखा था, यानी आप जब घर खरीदते हैं तो आप अपनी टैक्सेबल इनकम है, अगर आप टैक्स देते हैं और आपके टैक्स पर प्रूव करते हैं, तो फिर आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदना बहुत आसान है। यहाँ पे हमारे जो टैक्स जिन्होंने देना है,
जो जॉब्स वगैरह कर रही हैं उनके लिए तो स्कीमें हैं ही नहीं, ये उन्हीं के लिए हैं जो टैक्स भी नहीं देते और जिनके पास पैसे भी ज़्यादा हैं और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया आमदन पे। टैक्स ना भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान में, तब भी आप घर जितने मर्जी खरीदें। अब एक दहाई से ज़्यादा पैसे देने के बाद भी आप प्लॉट के कब्जे का इंतज़ार करेंगे। ठीक है, अभी आज भी अगर डीएचए में आप घर बना लें कुछ सेक्टर्स के अंदर, ज़्यादातर सेक्टर्स के अंदर, तो वहाँ आप रह नहीं सकते, तो जंगल ही होगा, आपको रात को बाहर निकलते हुए डर लगेगा। जब फिर वो कहेंगे जी डेवलपमेंट चार्जेस तो दें यानी जो आपने प्लॉट लिया था, अब वो तो सारे पैसे हमने अपनी जेब में रख लिए हैं, अब ये जो हम सड़कें सड़कें बना रहे हैं भाई इनके पैसे दें, तो वो आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो अब उसके बाद आप पैसे इकट्ठे करेंगे घर बनाने के लिए। तो आम आदमी ने, जिसके पास पैसे ज़्यादा थे उसने तो कर लिया, जो आम आदमी है, जो सैलरी वाला बंदा है, वो कैसे पैसे इतने इकट्ठे करेगा घर बनाने के लिए। हाँ जी जी, ये अ, इस मॉडल के अंदर जो पैसे थे वो कारोबार में जाने की बजाय चंद एक लोगों के पास चले गए। आप देख लें पिछले 25 सालों के अंदर प्रॉपर्टी के बिजनेस से कितने लोग अमीर हुए हैं, और जिन लोगों ने बड़ी हाउसिंग स्कीमें बनाई हैं उनके पास इतना पैसा आया है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा है। और टैक्स वगैरह तो हमारा बड़ा ही नहीं है। आप देख लें जो हमारे कंट्री के बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। अच्छा, कारोबारी जो सरगर्मियाँ थी वो कम हो गई हैं और रोज़गार के मौके कम हो गए हैं। ज़ाहिर है जिस बंदे के पास, अगर एक आदमी है उसके पास 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है, वो 2 फाइलें एक एक कनाल वाली डीएचए में ही उसने इन्वेस्ट कर दिया होगा। अगर हम अच्छा मॉडल रखते तो हम वो 2 बच्चों को 50-50 लाख रुपए से ज़बरदस्त किस्म के बिजनेस करवाते जिससे वो 50,000 रुपये किस्त बहुत आसानी से दे सकते थे। अगर हमने तो किया नहीं, हमने तो पैसे डीएचए वालों को दिए। अब हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं उस पर घर बनाने के लिए, और ये कम आमदन वालों की पहुंच से बिल्कुल दूर है। आप टीचर है, उसकी 50,000 रुपये भी सैलरी है, तो वो अगर आपने यानी आपके वालदेन का घर नहीं है, और अगर है भी तो 50,000 रुपये से तो आप कुछ नहीं खरीद सकते डीएचए में। ये मुल्तान का डीएचए जो सस्ता डीएचए उसकी बात हो रही है। जो ज़रूरतमंद है बेसिकली, जिनको घर चाहिए, उन लोगों के लिए नहीं है ये स्कीमें, ये उनके लिए हैं जिन्हें प्रॉफिट चाहिए, जिन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने। अच्छा, और डिमांड, जो जिन लोगों के पास पैसे हैं वो घर खरीद लेते हैं, अगर क्योंकि रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने घर कौन खरीद सकता है, कोई टैक्स की चेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो डिमांड उसकी तरफ से सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है और इसकी प्राइसेस बढ़ रही हैं। ज़ाहिर है जब लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनको लगता है कि हाँ जी यहाँ से प्रॉफिट आ जाना है, तो लोग वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार में तो करेंगे नहीं। और प्रॉफिट, प्रॉपर्टी माफिया का मुल्क के ऊपर भी राज है और आपके मीडिया के ऊपर भी राज है। आपने कभी प्रोग्राम नहीं देखे होंगे प्रॉपर्टी वालों के अगेंस्ट। पूरा जो मीडिया आपको कंट्रोल करता है उसको इन प्रॉपर्टी वालों ने कंट्रोल कर लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा सोचें कि ये जो हमारी स्कीमें हैं, क्या ये आम लोगों के लिए हैं? और ये कब तक हमारे मुल्क को ऐसे ही खाती रहेंगी? एक टीचर है, एक आम पुलिस वाला है, या एक आम सरकारी मुलाजिम है, वो घर नहीं खरीद सकता। अब सोचेंगे जो प्राइवेट टीचर हैं वो क्या करेंगे, तो ये आगे कुछ सालों में होने क्या वाला है हमारे कंट्री के साथ। इस पे गौर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर